हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग तैयार करें आरआरबी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें कि हमने हिस्ट्री सेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। और हम लोग दोस्तों आज बात करेंगे आधुनिक भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित था? तो राइट आंसर होगा बंगाल। वेल्बी आयोग कमीशन कह सकते हैं, वेल्बी कमीशन के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में कौन से इंग्लैंड आया था? क्या होगा राइट आंसर? जी के गोखले। व्याख्या बात करते हैं तो वेल्बी आयोग का गठन भारतीय सरकार के व्यय के लिए किया गया था और इस आयोग के सदस्य के रूप में जी के गोखले का चयन किया गया था। लॉर्ड कार्निवाल्स का नाम जुड़ा है 30 वाचन से, मराठा युद्ध से, सहायक संधि की प्रथा से या स्थायी बंदोबस्त से? क्या होगा राइट आंसर? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में भारत की में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। भूमि के लगान का 8/9 भाग कंपनी को देना था तथा 1/9 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। यह बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस खंड तथा उत्तरी कर्नाटक में अपनाई गई। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। आंसर नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। भारत में धन निष्कासन का विरोध सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। मई 1867 ईस्वी में उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन भारत का खून चूस रहा है और आरसी दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास लिखते समय इसी धन निष्कासन सिद्धांत को केंद्र बिंदु बनाया। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? आंसर नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत अपने लेख इंडिया डेप्ट टू इंग्लैंड में प्रस्तुत किया। दादाजी भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के 1892 ईस्वी में तथा 1895 ईस्वी में सांसद चुने गए। ये सम्मान पाने वाले वे पहले एशियाई थे। इन्हें ग्रेट ओल्ड ऑफ मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? आंसर नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1835 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया और अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा देने के लिए धन राशि प्रदान की गई। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? बी, 1835 ईस्वी। मैकाले ने अपने विचारों को 2 फरवरी 1835 ईस्वी के अपने प्रसिद्ध स्मरण पत्र में प्रतिपादित किया। अपने प्रस्ताव में उसकी योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से जो भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, विचार, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। उसके विचार मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिए गए। विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? ए, ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कॉनिंग के समय 1856 ईस्वी में पारित हुआ। इस अधिनियम के नियम 1515 द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई। 1854 का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच सहायता करता था। डी, शैक्षिक सुधारों का। जुलाई 1854 ईस्वी में सर चार्ल्स वुड, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, भारतीय सरकार को एक नई योजना भेजी जिसे वुड निर्देश पत्र कहा जाता है। इसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई थी। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत में लॉर्ड डलहौजी ने अपनी पहली रेलवे
1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई। 1773 ईस्वी में पारित रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। फोर्ट विलियम का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया। रियायतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसान सीधे कंपनी का भुगतान करते थे। सालसेट बेसिन, मसूलीपट्टनम व बॉम्बे में से मसूलीपट्टनम पुर्तगालियों द्वारा स्थापित उपनिवेश नहीं था। इजारेदारी प्रथा के अनुसार सार्वजनिक बोली लगाने वाले को कर वसूली का अधिकार दिया जाता था और एक निर्धारित राशि देनी पड़ती थी। पुर्तगालियों ने व्यापार के लिए 1503 ईस्वी में कोचीन में पहले दुर्ग की स्थापना की। 1510 में उन्होंने गोवा को जीतकर इसे अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। 1791 ईस्वी में वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की। सर चार्ल्स वुड राज्य सचिव का प्रेषण भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बम्बई, कलकत्ता व मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना लॉर्ड कर्निंग के काल में की गई, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद में स्थापित किया गया। ब्रिटिश द्वारा रियायतवाड़ी प्रणाली दक्षिण भारत में लागू की गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी। भारत और इंग्लैंड के बीच सीधी टेलीग्राफी लाइन 1870 ईस्वी में प्रारंभ की गई। पॉलिसी ऑफ लैप्स विलय नीति के अनुसार एक राज्य कंपनी का हिस्सा बन जाएगा यदि उसके राज्य की मृत्यु बगैर किसी राजपुरुष उत्तराधिकारी के हो जाती है। भारत में लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन का पितामह कहा जाता है। संभवतः केरल के मालाबार तट पर ईसाई धर्म प्रचारक सबसे पहले आए थे। शुरुआत में भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों को सक्षम प्रशासक बनाना था। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शिक्षा पर हंटर आयोग का गठन हुआ। विश्वविद्यालय आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। कलकत्ता के बैथून कॉलेज की स्थापना जॉन इलियट ड्रिंकवाटर बैथून ने की थी। ब्रिटिश द्वारा रियायतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने लागू किया था। वर्ष 1908 में कोल्हापुर स्थित दलित विद्यार्थियों के लिए मिस क्लॉक छात्रावास की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। भगवद गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया। सर थॉमस मैनरो का संबंध भूमि राजस्व व्यवस्था से है जो रियायतवाड़ी व्यवस्था है। भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को लॉर्ड बैटिंग ने लागू किया। भारत में ने जब अपनी पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। भारत में रेल सेवा एवं टेलीग्राफ सेवा लॉर्ड डलहौजी ने चालू की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। अंग्रेजों के शासन के दौरान डाक सुधार का प्रवर्तक लॉर्ड डलहौजी था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। दादा भाई नौरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित है। भारत में इस्लाम की लोकप्रियता का कारण इसके भ्रातृत्व के आदर्श, मिशनरी जोश एवं उसकी सरलता था। 1857 की क्रांति। ब्रिटिश में लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हो गया। देहांत कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में। तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर तृतीय, अशफाक उल्लाह खान तथा रानी लक्ष्मीबाई से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? अशफाक उल्लाह खान। फकीर एवं सन्यासी विद्रोह, इंडिगो विद्रोह, संथाल विद्रोह तथा नक्सलबाड़ी विद्रोह में कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? नक्सलबाड़ी विद्रोह। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष हुआ था? बी 1857। 1857 में अंग्रेजों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, जिसका प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुआ।
विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी ने प्रस्तुत की। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बी. कैनिंग। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जबकि इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पाम स्टन तथा भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर था। अवध के अंतिम नवाब थे? सी. वाजिद अली शाह। 1856 ईस्वी में डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह अवध के 10वें और अंतिम नवाब थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था? सी. रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था और नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी। इन्हें सिंधिया के सामंत मानसिंह ने अप्रैल 1859 ईस्वी में धोखे से अंग्रेजों को सौंप दिया था और इन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? ए. नाना साहब। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? डी. भगत सिंह। भगत सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को ग्राम बंगा जिला लायल में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। 1857 के विद्रोह में शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? डी. हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 की क्रांति में हिंदू व मुसलमान दोनों ने अदम्य उत्साह से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। यह इस क्रांति की महत्वपूर्ण विशेषता थी, जो इस स्तर तक आगे किसी भी आंदोलन में दिखाई नहीं पड़ी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। रंगून में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय जफर ने किया था, परंतु पराजित होने के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 79 वर्ष की अवस्था में 1865 में उनकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित क्षेत्र में कौन सा 1857 के गदर को प्रभावित नहीं हुआ? बी. चित्तौड़। यह गदर मुख्यतः रोहिलखंड, अवध, दिल्ली और मध्य भारत तथा बिहार के कुछ हिस्सों में उत्तर भारत के थोड़े से भाग तक सीमित रहा। बंगाल और पूर्व दक्षिण भारत सहित राजपूताना, पंजाब तथा पूर्व भारत इससे कम प्रभावित हुआ। सिखों, मराठों, राजपूतों ब्रैकेट में चित्तौड़, ग्वालियर आदि और पूर्वी भारत के राजाओं ने 1857 में विद्रोह में भाग नहीं लिया। 1857 का विद्रोह था? सी. स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। 1857 का विद्रोह मात्र सैन्य विद्रोह नहीं था, ना ही शासकों का तथा भूस्वामियों द्वारा किया गया विद्रोह मात्र था। डिसरेली ने इस विद्रोह के वास्तविक स्वरूप की पहचान की और यह घोषणा की कि राष्ट्रीय विद्रोह है। पष्टभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, विनायक दामोदर सावरकर ने इसे स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा। 1857 का तत्कालीन कारण क्या था? ए. चर्बी वाले कारतूस। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसे गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रायोजित थी? ए. चार्टर अधिनियम 1833। 1833 चार्टर अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल की काउंसिल को भारत के सभी ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्रों के लिए विधान बनाने का अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम से गवर्नर जनरल की कार्यकारी काउंसिल में कानून बनाने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन
द्वारा भारत सरकार का ग्रहण की घोषणा की थी। ये लॉर्ड कर्निंग। इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को आयोजित दरबार में लॉर्ड कर्निंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा था, जिसमें भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष 1857 में लड़ा गया था। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 को ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्निंग था, जबकि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन तथा भारत का सम्राट बहादुर शाह था। नाना साहब ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पेशवा बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन की मांग की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के समय सिपाहियों का असंतुष्टि का कारण कम वेतन एवं भत्ते, धार्मिक विश्वासों पर असंवेदनशीलता व पदोन्नति की सीमित संभावना थी, जबकि ज़्यादा कर उनकी असंतुष्टि का कारण नहीं था। 1857 के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार S.N. सेन थे। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 में अंग्रेज शासन की समाप्ति की भविष्यवाणी की और अपने अनुयायियों को लड़ने के लिए प्रेरित किया। नीति विद्रोह 1859 से 60, संथाल विद्रोह 1855 से 56, दक्कन विद्रोह 1875 व सिपाहियों का गदर 1857 में हुआ। इनका सही कालानुक्रम इस प्रकार से है: संथाल विद्रोह, सिपाहियों का गदर, नील विद्रोह, दक्कन विद्रोह। लॉर्ड कर्निंग ने 1856 ईस्वी में यह निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होगा और उसके उत्तराधिकारी को राजा नहीं माना जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय नाना साहब के कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीय राजाओं का आश्वासन दिया गया था कि उनके राज्य कब्जे में नहीं लिए जाएंगे। भारतीय राजाओं को उनके उत्तराधिकारियों को राज्य देने की अनुमति दी गई थी। चीना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई थी, जबकि गोरखा एवं सिख सैनिकों की भर्ती को बढ़ावा दिया गया था। 1855-56 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने खिलाफ विद्रोह में संथालों का नेता सिद्धू और कान्हा था। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित इंडिको कमीशन 1860 ने नील रोपको को दोषी पाया। ब्रिटिश काल के दौरान बिहार के आदिवासी की असंतुष्टि का कारण ब्रिटिश प्रशासन का उनके जीवन में हस्तक्षेप करना था। चर कामगारों के सामाजिक उत्थान हेतु चालू किए गए सतनामी आंदोलन के नेता गुरु घासीदास थे। ब्रिटिश काल में छोटा नागपुर की मुंडा राजनीति द्वारा दीको जनजातीय व्यवस्था से बाहर के व्यक्ति को कहा जाता था। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। एका आंदोलन का नेता मदारी पासी था। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। मंगल पांडे नामक पहला सिपाही, जिसने ग्रीस वाला कारतूस उपयोग में लाने से इनकार कर दिया था और अपने एक सहयोगी की हत्या कर दी थी। 1857 का कदर असफल रहा, क्योंकि ना तो उसके पीछे राष्ट्रीय भावना थी और ना ही उसके ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता था। बंगाल सेना ने भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था, क्योंकि ब्रिटिश ने उन्हें ग्रीस युक्त कॉटेज का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया था। 1857 के विद्रोह के कारण राज्य अपहरण की नीति को लागू करने वाला व्यक्ति लॉर्ड डलहौजी था। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता नाना साहब थे, जो नेपाल पलायन कर गए थे। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध ग्वालियर में युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। ब्रिटिश द्वारा प्रथम पुनः कब्जे में जाने वाला विद्रोह का मुख्य स्थल दिल्ली था। सामाजिक सुधार आंदोलन। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा में शुरू करने की वकालत किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय।
रामकृष्ण मिशन की गठन किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। बेलर मठ कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल। 1893 ईस्वी में विश्व की धर्म संघीय संसद ने भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। साहू छत्रपति स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय तथा ज्योतिबा फूले में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था? जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों के पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध। स्वामी दयानंद सरस्वती। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? विष्णु शास्त्री, चिप्पल लूणकर और बाल गंगाधर तिलक। इनमें से एक सामाजिक सिद्धांत क्या है जो कि समझने का प्रयास करता है कि क्यों समाज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित का कार्य करता है कि समाज का निर्माण हो? संरचनात्मक और व्यवहारिकता। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? E.V. रामास्वामी ने। सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था। पहले का सी 1829 ईस्वी में। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने प्रतिनिधियों ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के अधिनियम 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। पहले यह नियम केवल बंगाल के लिए लागू था, फिर 1830 में यह बम्बई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। निम्नलिखित में किस ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल का सती प्रथा उन्मूलन के मुख्य योगदान माना जाता है? बी. लॉर्ड बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने शासनकाल में 1829 ईस्वी में से 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया और पहले यह नियम केवल बंगाल के लिए था। फिर 1830 ईस्वी में यह बम्बई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस समाज सुधारक के प्रयास से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया? राजा राम मोहन राय। राजा मोहन राय ने अपनी भावज के सती होने से बहुत दुखी थे। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध कई लेख और पुस्तिकाएं लिखी। उन्होंने सती प्रथा का खत्म करने का काफ़ी प्रयास किया। इस रीति को अवैध घोषित करने के लिए उन्होंने विलियम बेंटिक को प्रेरणा दी। सती प्रथा का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? बी. समाज सुधार। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। वह आने वाली संस्कृति और सभ्यता के विराट रूप में एक शिखर के समान थे। वे मानववाद के दूत और आधुनिक भारत के पिता थे। समाज सुधार के क्षेत्र में तो सत्य ही वह प्रभात का तारा थे। राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? बी. संस्कृत शिक्षा। बाकी उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा और अंग्रेजी शिक्षा में काम किया। राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के शिक्षा के पक्ष में थे और उनके अनुसार उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार में से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। वे संस्कृत शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में किस समाज सुधारकों में कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक मुखिया थे? ए. M.G. रनाडे। केशव चंद्र की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में M.G. रनाडे और आत्मराम पांडुरंग ने मिलकर की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना में सर्वाधिक योगदान M.G. रनाडे का था। आर्य समाज के संस्थापक के रूप में प्रचलित व्यक्ति थे? सी यानी आपका हो जाएगा राइट आंसर गोपाल गणेश आगरकर। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई के स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और 1870 ईस्वी में इन्होंने लाहौर
को आर्य समाज का मुख्यालय बनाया। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा एवं वेदों की और लौटो का नारा दिया। दयानंद द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का मौका मिला जिन्होंने किसी कारणवश इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। वेटलैंडन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। वे वेदों को सत्य मानते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा यह व्याख्या की गई कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। विनोबा भावे किससे संबंधित हैं? ए. पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने की थी। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को कोलाबा मुंबई में हुआ था। ये गांधी जी के शिष्य थे तथा अपने भूदान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहे। वर्ष 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा ये व्यक्तिगत सत्याग्रही चुने। उन्होंने मराठी में गीता पर एक श्रृंखला जारी की। उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 में सलखेना भोजन का त्याग के द्वारा हुई थी, जो मृत्यु के वर्णन की एक जैन पद्धति है। उन्हें वर्ष 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार तथा वर्ष 1983 में भारत रत्न से नवाजा गया। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सी. महात्मा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने 24 सितंबर 1873 ईस्वी में की थी। उन्हें गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक्स है, वहाँ से आप बुक परचेज भी कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।